वो समाजवाद की बात करते हैं। समाजवाद में था कि सारी संपत्ति हम बांट के खाएंगे, वो समाजवाद था। ये समाजवाद थोड़ा है कि एक आदमी गरीबों की संपत्ति अपने पास रखे। विरोधियों की मजबूती ये होती कि ये अधिकारी को उठा के लाएं कमरे से बाहर, उसको जूतों से पीटेंगे, उनको मजबूती उनको समझ में आती है जी। और हम मानते हैं कि वो जो कर्मचारी है वो अपना भाई बंधु है, उसको वो ड्यूटी दी गई है और वो अगर बढ़िया ठीक से काम करता है और हमने कोई सिफारिश कर दी तो अपनी बात हम प्यार से कह देते हैं तो हमारा काम हो जाता है। नमस्कार साथियों, अब मैं दिलीप तिवारी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल द यूपी टीवी। दोस्तों, हम जनता की राय जानते हुए उत्तर प्रदेश में पिछले 1 माह से हमारी टीम और हमारी पूरी टीम जो है जनता के बीच जाती है और जनता के सवालों का, जनता किसको इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, उनके सभी सवाल जवाब जो है जनता के बीच जाकर सर्वे कर रही है। लेकिन इन सर्वे के बीच में जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बात करना जो है बहुत ही मुनासिब हो जाता है, ताकि उनकी भी राय जानी जाए, वो किस मुद्दे पर इस बार जो है चुनाव मैदान में आ रहे हैं और जो उन्होंने जो वादे किए थे, क्या उन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं। इसी बीच हमारे साथ जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ विधानसभा से जो लोकप्रिय कहे जाने वाले विधायक वैजनाथ रावत जी हैं, जो कि अपने सरलता और सादगी के स्वभाव में पूरे जनपद ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं और वो जो है सबसे अधिक उम्र वाले विधायकों की श्रेणी में भी आते हैं। तो आइए आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं और क्या उनके द्वारा वादे किए गए थे, कितने वादे पूरे हुए, कितने अभी बचे हैं, तो उन्हीं से जानेंगे। तो सर, आपका जो है हमारे चैनल पर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। विधायक जी, आपने राजनीतिक शुरुआत कहाँ से की है, तो ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक उत्सुक भी हैं आपकी राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई है और आप कैसे आज यहाँ तक पहुँचे हैं और जनता के बीच में किस तरह आप सेवा कर रहे हैं। हम एक मजदूर परिवार में पैदा हुए थे, पढ़ाई लिखाई बड़ी कठिनाइयों से हुई और राजनीतिक सक्रियता तो हमारी जब हम बालिग हो गए थे उस समय से हम लोग नेताओं के आगे पीछे लगे रहते थे। सामाजिक सेवा में रुचि थी और जो गरीबों की उपेक्षा होती थी और हम गरीबी की मार झेल चुके थे, इसलिए मन में था कि हम लोग राजनीति में आगे बढ़ें और किसी तरह से गरीबों के दुख में हम लोग शामिल हों और उनकी समस्या में हम शामिल हों। तब से हमने शुरू की और 1980 में हम सरकारी नौकरी से, हम अध्यापक थे, इस्तीफा दे करके 80 के चुनाव हम लड़े भारतीय जनता पार्टी से। तो उस समय प्रत्याशी नहीं मिलते थे लड़ने के लिए, तब हम 1980 के चुनाव लड़े, हार गए। उसके बाद 1991 में हम चुनाव जीत भी गए और माननीय कल्याण सिंह के सरकार में हम डिप्टी मिनिस्टर रहे ऊर्जा के। फिर 6 दिसंबर को जो बाबरी ध्वंस मामला हुआ उसमें सरकार गिर गई, तो 93 में हम दोबारा फिर विधायक चुने गए। इस तरह से 1998 में हम लोकसभा के सांसद बने और 17 में दोबारा फिर हम विधायक बने भाजपा से। हाल ही में आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जब 2017 में आप विधायक बने थे, तब उसमें देखा गया कि जो है आप अपने यहाँ जो गौवंश है उनकी खुद सेवा करते हैं, अपने घर का पूरा काम स्वयं निपटाते हैं। तो ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए क्या थी वो आपकी सादगी। वो तो हमारा स्वभाव है, हम पद से अपने आप को ऊंचाई नहीं नापते, हम सामाजिक सेवा से अपनी ऊंचाई नापते हैं। जब जनता के दिलों में हमारा अगर प्रभाव है तब हम लोग को खुश मानते हैं, वो हमारी ऊंचाई है। और विधायक बन जाने के बाद अपने को ऊंचा देख लें, हाई प्रोफाइल हो जाए, ये नहीं। तो हमारा स्वभाव है, हम किसान के बेटे हैं और जो हमारा पशुधन है वो हमारा है। खेती हमारे पास बहुत थोड़ी है, खेती बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम खेती की अपनी देखभाल करते हैं, स्वयं हम चारा पानी भी जानवरों को दे लेते हैं, समय को समय मिलता है। बाकी तो हम पद के नाते बहुत ऊंचे हो गए, ये हमारे स्वभाव में नहीं है। और राजनीति हम सेवा भाव से मानते हैं, हमारी स्वभाव से नहीं मानते। हमने आपसे कहा कि हम गरीबी की मार झेल चुके हैं और ये हमको अगर जनता ने अवसर दे दिया है कि हम जनप्रतिनिधि बनकर उनकी सेवा करें, तो जनता की समस्या सुनने के लिए हम उपलब्ध रहें, ये हमारी पहली सफलता है। तो मैं प्रत्येक इतवार को जनता के लिए उपस्थित रहता हूँ अपने आवास पर जी। उसके बाद मैं अगर सवेरे अपने घर पर हूँ तो सुबह 5 बजे से 10 बजे प्रतिदिन मेरा जनता दर्शन होता है कि कोई गरीब आदमी आए तो हम उसको मिल जाएं। और इतवार इसलिए रखते हैं कि पूरे ज़िले
से भी आदमी कोई आना चाहे तो वो समझ ले कि इतवार को घर पर मिलते हैं। कोई आदमी आके परेशान होकर वापस जाए, ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए जनता दर्शन इतवार को, जो सबको जानकारी है, चाहे जितनी दूर से आए, चाहे जिस ज़िले से आए, हम मिलेंगे। और प्रतिदिन सवेरे 5 बजे से हम सुबह 10 बजे तक का हम जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। बाकी हम सरकारी काम के लिए हम निकल जाते हैं। विधायक जी, अब बात कर लीजिए चुनाव की, तो देखा जा रहा है कि 2 माह बाद चुनाव भी हैं, तो उसको लेकर के आपकी तैयारियां क्या हैं? इस बार आपके क्या मुद्दे रहेंगे जनता के बीच? किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? आपने अब तक जो है कौन से ऐसे कार्य किए हैं जो कि जनता के लिए कभी ना होने वाले थे वो कार्य? अब चूँकि हमारा विधानसभा माननीय राजनाथ सिंह का क्षेत्र रहा है, तो बहुत चीज़ें उन्होंने यहाँ अपने कार्यकाल में काम किए थे, और जो उनके अधूरे काम छूटे थे उन कामों को हम आगे बढ़ाने का पहले 5 साल में हमने काम किया। जैसे अपने समय में जो उन्होंने सड़कें बना दी थी, बीच की सरकारों ने राजनीतिक रंजिश उन सड़कों की तरफ ध्यान नहीं दिया, मरम्मत नहीं हुई, टूटी फूटी बहुत जर्जर सड़कें थी। चुनाव जीतने के बाद हमने लगभग सभी सड़कों की मरम्मत करा दी, तमाम नई सड़कें भी हमने जारी कर दी। ये सड़क के विकास का मुद्दा रहा है। और बिजली के क्षेत्र में, बिजली हमको इस समय तो लगभग 24 घंटे मिल रही है। गांव में 18 घंटे है, तहसील पर 22 घंटे, ज़िले पर 24 घंटे, जो पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटा होने जा रही है। लेकिन हम अपने 2017 से लेकर अगर हम अब तक के 5 साल की बात करें तो विद्युत व्यवस्था ठीक करने के लिए एक खरसतिया में उपकेंद्र मंजूर हुआ, बनके चालू हो गया। भेलवल में मंजूर हुआ और बनके चालू हुआ। सिद्धौर में मंजूर हुआ, बनके चालू हुआ। लेकिन जो पुरानी सरकारें थीं, एक कोठी के नाम से उपकेंद्र बना था 2009 में। जब हम चुनाव जीत गए हैं तब हमने उसको चालू किया। कागज़ पे चालू था, पत्थर का उसका उद्घाटन लगा था, और 1 किलोमीटर लाइन ही नहीं बनी थी। किस सरकार की आप बात कर रहे हैं? हम समाजवादी पार्टी सरकार की बात करते हैं जी। तो उनके थे कि कागज़ों पे काम होते थे। हमारे यहाँ हकीकत में काम होते हैं। जो काम स्वीकृत हुआ वो बनके तैयार हो जाता है। तो इस तरह से बिजली एक बड़ी समस्या थी, 8-10 घंटे आती थी, और सरकार बदली है तो उससे बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। विधायक जी, जो है कुछ लोगों का आरोप है, और शायद जनता के सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं कि विधायक जी जो है मतलब किसी भी विभाग में जो है किसी को कोई काम होता है तो मजबूती के साथ नहीं कहते हैं, तो इसमें ये विरोधियों का आरोप है, विपक्षियों का आरोप है, या फिर इसको आप जो है सही मानते हैं? नहीं, विरोधियों की मजबूती ये होती कि ये अधिकारी को उठा के लाएं कमरे से बाहर, उसको जूतों से पीटें, ये उनको मजबूती उनको समझ में आती है जी। और हम मानते हैं कि वो जो कर्मचारी है वो अपना भाई बंधु है, उसको वो ड्यूटी दी गई है, और वो अगर बढ़िया ठीक से काम करता है और हमने कोई सिफारिश कर दी तो अपनी बात हम प्यार से कह देते हैं तो हमारा काम हो जाता है। हमको उसको उत्पीड़न, उसको बेइज्जत करने का मतलब नहीं। और जो लोग कड़ाई से कहते हैं उनके पीछे कड़ाई शब्द नहीं होती, काम का उद्देश्य नहीं होता। उस कर्मचारी से पैसे वसूलने की बातें हुआ करती थी उस समय। हमारा पैसा किसी से लेना देना नहीं, कोई किसी विभाग से मेरी कोई न उगाही है, ना मेरा कोई पैसा का लेन देन में कोई रिश्वतखोरी मेरे पास मामला है। तो हम प्यार से बात करते हैं, हमारे सारे काम हो जाते हैं। जी। तो विधायक जी, अब इस बार चुनाव आ रहा है, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं इस समय? हम लोगों ने तमाम अनोखे काम किए हैं। जैसे हम अपनी विधानसभा में गोमती नदी में सल्हौर घाट का पुल है, 18 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर हुआ और बनना शुरू हो गया। जी। बिगनिया घाट पे एक पुल बना जो निर्माणाधीन वो भी है। पीपक पुल हमारे तमाम बने। बिजली के उपकेंद्र हमारे लगे, बिजली बढ़िया आ रही है। गांव-गांव में सौभाग्य योजना का तार खंभे पुराने बदल दिए गए, नए हो गए। निःशुल्क हमने कनेक्शन लोगों को कर दिया। उज्ज्वला योजना की हमारी गैस है, हम आवास, शौचालय, राशन कार्ड और निःशुल्क हम राशन दे रहे हैं गरीबों को। सम्मान निधि हम लोग दे रहे हैं। लेकिन सपा कह रही है कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, सिलेंडर का रेट बढ़ गया है, तो आपको क्या लग रहा है, ये सही है? अगर उनको यही दिखाई पड़ रहा है, हम जो फ्री देते हैं तो महंगाई कोई सवाल नहीं उठता। अगर हम महंगाई की बात कर दें उनकी, तो मुझे लगता है कि जो सबसे महंगी गाड़ी आती है फॉर्च्यूनर वगैरह या पजेरो, 8 महीने बाद में मिलती है, उसकी वेटिंग है जी। और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की बिक्री नहीं घटी कहीं। मोटरसाइकिल गरीब इस्तेमाल करता है, उसकी बिक्री नहीं घटी है, बल्कि बढ़ी हैं, समझ नहीं मिल पाती।
तो अगर महंगाई होती तो कितने लोगों ने पैदल चलना शुरू कर दिया, मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, कितने लोगों ने कारें खड़ी कर दी। फिर कंपनी कारें नहीं पूरी कर पा रही, मोटरसाइकिलें नहीं पूरी कर पा रही, तो महंगाई कहाँ है? महंगाई दिखना चाहिए जो व्यक्ति प्रभावित हो, उनकी ज़बान पे महंगाई है। बाकी मतलब आपका मतलब महंगाई नहीं है? महंगाई किसी तरह से नहीं है। हम इतना कहना चाहते हैं कि जो निःशुल्क राशन दिया जा रहा है, गांव में कोई भिखारी नहीं घूमता, भीख मांगने वाला नहीं समय बचा है। कहीं गांव में आपको भिखारी नहीं दिखाई पड़ेगा, चौराहा भिखारी नहीं मिलेगा, बल्कि जिनको निःशुल्क राशन मिलता है और कुछ मेहनत करके कुछ कमा लेते हैं तो राशन बेचने काम करते हैं। निःशुल्क लेते भी हैं लेकिन बचता उसको बेचते हैं। ये है, तो गरीबी कहाँ है, महंगाई कहाँ है? विधायक जी, विरोधी लगातार आपकी सादगी देखते हैं, तो ज़रा कौन सा टिप्स है जो इतनी सादगी आपके अंदर है, ज़रा उनको भी बता दीजिए। हमारे में टिप्स नहीं है, हमारा एक जीवन शैली है। जितनी चादर हम उतना पैर फैलाते हैं। आप बड़ी गाड़ी से नहीं चलते हैं? वही हमने बताया ना कि जब मैं कहीं किसी तरह से हम कोई रिश्वत नहीं लेता हूँ, 2 पैसे बेईमानी के नहीं कमाते हैं, तो हम अपने संसाधन से जितनी तनख्वाह मिलती है, हमारा पेट्रोल पंप भी है, हम अपने संसाधन जो कमाते हैं तो उतना ही खर्चा करते हैं अपने ऊपर जितना हमारा पैसा होता है। आवश्यकता से अधिक अगर हम लग्जरी गाड़ी ले लें या 2-4 गाड़ी चलेंगे तो हमको बेईमानी करने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा। या फिर हम बड़े परिवार से होते हैं, जो लोग 4 गाड़ी चलते हैं वो परिवार से बड़े हैं, उनके पास संसाधन है, बड़े किसान हैं या बड़े परिवार के हैं, तो वो बेईमान नहीं है, लेकिन उनके पारिवारिक स्थितियाँ ठीक हैं। हमारी पारिवारिक स्थितियाँ ठीक नहीं, हम बहुत गरीब किसान हैं। इसलिए हम जो कपड़ा एक दिन पहनते दूसरा उसी दिन उस कपड़े को दूसरे दिन भी हम पहनते हैं। तो सिर्फ हमारे पास जितने संसाधन अपने वेतन से अपने पैसे से जितना चला पाते उतने अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाते हैं। हम उससे ज़्यादा दूसरे की बराबरी नहीं करते। अमीर लोग हैं, 5-5 गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन वो पुश्तैनी अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, उद्योगपति भी हैं, तो उसकी बराबरी नहीं। हम अपनी सीमा में रहते हैं और अपनी सीमा में रह के हम अपना काम करते हैं। विधायक जी, अभी आपने देखा होगा कुछ एजेंसियां हैं जो जांच एजेंसी हैं, वो इन दिनों छापेमारी कर रही हैं, तो विपक्ष का आरोप है कि ये सब भाजपा की साजिश है। तो आपको क्या लगता है कि ये सब बीजेपी वाले करवा रहे हैं जो छापेमारियां चल रही हैं इस समय? अगर उनको भाजपा पर आरोप है तो हम एक तरह से भाजपा की तारीफ़ें करेंगे। जिस तरह से रुपया निकला है प्लास्टिक के पैपों में, इन लोगों के बीच चौराहे पर खड़ा करके बेइज्जत करना चाहिए। हम गोली मारने की बात नहीं करते, मतलब अथाह पैसा गरीबों को खींचा इन्होंने। वो पैसा कहाँ से आया? यहाँ भी यही हम पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से वो बताते हैं अपने टाइम पर गरीबों का शोषण किया, जो बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी थे उनसे पैसा उगाही की, और जो जिस कुर्सी पर लूटने का काम किया। मोदी जी बांटने का काम करते हैं, योगी जी बांटने का काम करते हैं, हम लोग सब बांटते हैं, फ्री बांटते हैं, और वो लूटते थे और अपने लिए लूटते थे, समाज के लिए नहीं लूटते थे। तो उनका आरोप इस मामले में कि छापेमारी करती है, लेकिन जहाँ छापा डाला वहाँ चोरी मिली, अथाह संपत्ति को संपत्ति मिली। तो इस तरह के सराहनीय काम और होने चाहिए। हम भाजपा से कहेंगे और बार बार सरकार कहेंगे कि इस तरह जो बेईमानों के पास पूरी रकम रखी है वो समाजवाद की बात करते हैं। समाजवाद में था कि सारी संपत्ति हम बांट के खाएंगे, वो समाजवाद था। ये समाजवाद थोड़ा है कि एक आदमी गरीबों की संपत्ति अपने पास रखे। देखो, आरोप प्रत्यारोप राजनीति का हिस्सा है। आरोप लगाने वाला अगर ईमानदार है तो उसका आरोप विचारनी है, और आरोप लगाने वाला अगर बेईमान है तो उसको सीरियस खारिज करते हैं हम। मतलब ये उनका जो है आरोप लगाने वाले स्वयं बेईमान है, उनकी पार्टी बेईमान है। छापे पड़ रहे हैं तो अथाह रुपया निकल रहा है, गुंडागर्दी उनके समय में हुई है, लूट हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, हम तमाम मुसलमान मार डाला गया। तो अगर वो आदर्श की बात करें तो उनको शोभा नहीं देती। क्यों एक टाइम तो मेरठ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश मेरठ में दंगा हुए, तमाम दंगा लखनऊ में हुए, तमाम लोग मारे गए थे उनके टाइम पर। हम तो 91 में जिस समय पहली बार विधायक चुना गया था तो उस समय 65 जिले थे, 48 जिले में कर्फ्यू लगा था। प्रमाण देने कोई मतलब नहीं, 91 के रिकॉर्ड देख लें। 65 जिले में 48 जिले में कर्फ्यू लगा था, जनजीवन अस्त व्यस्त था, सब बंद थे। सपा के मुखिया कह रहे हैं इस समय भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है।
अब हमको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी या योगी जी की, मोदी जी की कोई योजना है जो मुसलमान को बचा के कही जाए कि ये मुसलमान के लिए, केवल हिंदू के लिए है। अगर योजना किसान सम्मान निधि हो, गैस सिलेंडर हो, आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, अगर सभी को एक समान रूप से मिले बिना हिंदू मुसलमान के भेद के, मुसलमान अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुका है और भाजपा के साथ है। वो चाहे जितना भेद पैदा करें, अब मुसलमान सपा के साथ जाने वाला नहीं है। कितनी सीट जीतने का इस बार दावा कर रहे हैं आपकी पार्टी? हम 350 से ऊपर जीतेंगे। इतना सपा वाले भी कह रहे हैं। अब अगर इतना ना कहेंगे तो के साथ कोई कार्यकर्ता ना खड़ा हो, उनके कार्यकर्ता सब भाजपा में चले आए, सपा के। हाँ, और समाज जितना समाजवादी का वोट है बंधा वो सब भाजपा में चला आया। तो अगर वो ज़्यादा, उनका एक वोट बैंक है मुस्लिम यादव सपा का, तो आपको क्या लग रहा है, यादव इस बार भाजपा में आ रहा है? नहीं, यादव मुसलमान अब भाजपा में आ गया। जितनी योजनाएं, हर किसी का पेट अगर भूखा है तो जिसने रोटी दी वोट उसको व्यक्ति देगा, आगे फिर तो उसको खाना है। निःशुल्क राशन तभी तक मिलेगा जब तक भाजपा सरकार है। लेकिन वो तो कह रहे चुनाव तक है। भाई चुनाव तक का कैसे? भाई चुनाव तक की हमारी सीमाएं हैं। चुनाव के बाद आगे हम फिर योजना बनाएंगे, इसे बेहतर और बनाएंगे। जो सम्मान निधि 6000 है, मुझे लगता कि इसको बढ़ा के दूनी कर सकते हैं। अन्न हम हमेशा फ्री देने की बात करेंगे। मतलब किसानों के लिए भी धमाका बड़ा होने वाला है मोदी जी द्वारा। किसानों का, मजदूरों का, जो गरीब गांव का बसा है, जिसे योजना अभी तक योजना से वंचित, उनको दोबारा योजना दी जाएंगी। ये करोड़ गैस का सिलेंडर दोबारा फिर आ गया। तो विधायक जी, आखिरी सवाल आपसे है, आपकी विधानसभा हैदरगढ़ 272 में अब इस समय विपक्षी पार्टियों के आधा दर्जन प्रत्याशी आ गए हैं, तो आपके लिए कोई चुनौती है या फिर कि ये सभी लोग जो है एक पार्टी का प्रचार करने आए हैं? नहीं, लड़ेगा तो एक टिकट चाहे जितने लोग मांगे, लड़ेगा तो एक है। भाई मुझे लगता कि सपा, बसपा और कांग्रेस ये हमारे मुख्य विपक्षी हैं और एक एक प्रत्याशी लड़ेगा। तो टिकट मांगते ही ये उनकी पार्टी के विषय है कि किसको प्रत्याशी बनाते हैं, और लड़ाई है नहीं। भाजपा की टक्कर में कोई आज की तारीख में नहीं है, और ये हम अपने घमंड के आधार पर नहीं कहते, गांव की जनता के आधार पर हम कह सकते हैं। गांव की पब्लिक पूरा मोदी योगी की तरफ देख रही है। मोदी जी और योगी जी की जो सुविधाएं मिली हैं वो गरीबी को दूर करने के लिए और परिवारों को संगठित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अब जो वोट वो देने जा रहे हैं, तो जिनको योजनाएं नहीं मिली हैं, ये उनके लिए ये वोट दे दें कि दोबारा मोदी जी के, योगी जी की सरकार बने, और जो लोग योजनाओं से वंचित हैं उन्हें योजना का लाभ और मिले, और ये शांति कायम रह सकती है केवल भाजपा की सरकार में ही। तो हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, जातवाद समाप्त हो गया है, सारे लोग भाजपा के साथ आ गए हैं। तो सब लोग, हमारी जनता से ये अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हों, इसको वोट करें, और इधर 2022 में योगी जी की सरकार बनाएं और 24 में मोदी जी की सरकार बनाएं। तो ये थे हमारे साथ क्षेत्र और भाजपा विधायक बैद्यनाथ रावत जी, जिन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा के चुनाव में 300 प्लस सीटें जीतेंगे और जो है भाजपा की पुनः एक बार फिर सरकार बनेगी।